वंदे मातरम बेटा, बिल्कुल रेडी। अपन लोग जैसे कल अपन ने पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का फर्स्ट पार्ट अपन लोगों ने देखा था। आज क्या करेंगे, जो भी थ्योरेटिकल जिसने भी वो ढंग से ये लेक्चर कल पिछला वाला देख लिया होगा तो आज वाला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज वाले में 4 नंबर फिक्स, यानी कंसेप्चुअली अगर आपने अपने कंसेप्ट में बहुत ईमानदारी से अगर कल वाला अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आज वाले में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आपके निकल के आएंगे और आपकी देखना मैथमेटिकल अप्रोच, आपकी सोचने की शक्ति कैसे डेवलप होती है उस चीज को, है ना। उसी चीज को अपन ध्यान में रखते हुए कल अपन लोगों ने बात की थी एंड में, जो मैंने छोड़ा था एंड में क्या छोड़ा था बेटा, दो लीनियर इक्वेशंस, दो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी क्या थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर आधारित ये दो कंसेप्ट छोड़े थे अपन ने और उसके आधार पर अपन की रेखाओं का बिहेवियर, लाइंस का बिहेवियर, इन चरों का बिहेवियर कैसा, व्यवहार कैसा रहता है कि ये रेखाएं जब ग्राफ बनेगा तो एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के समांतर रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइडेंट रहेंगी, आई बात में, इन सब चीजें यानी प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, यानी इन सब चीजों के ऊपर हम बात करी थी। और कब आपको कैसा सॉल्यूशन मिलने वाला है कि एक बिंदु पे काटती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कुछ भी शब्द अपन काम में ले सकते हैं, अब शब्दों का खेल नहीं, यानी सब कुछ आपको इसके ऊपर निर्भर करता है और इस पे बिल्कुल चेक करने को बेटा क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पास आते हैं। अब मैं कुछ एक्सरसाइज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लेता हूं और यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब रिवीजन में अपन बेटा क्वेश्चंस का मतलब ये है कि यानी आपने जो साल भर पढ़ा है और फिर भी आप लोगों के पकड़ में नहीं आ रही, तो यानी इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को सीखने के साथ साथ आपकी जो सोच है ना, उस सोच को इतना इस क्वेश्चन के लेवल तक लेके जाओ, कैसे सोचा जाता है उस चीज के लिए मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो चीज साल भर में भी समझ में नहीं आई या साल भर में भी बहुत ढंग से आप उस चीज को नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी अपन इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे सोच अपनी डेवलप करनी है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। जैसे देखो, अब इसके अंदर बेटा जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मैं बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ और बुक से क्वेश्चन लेने के बाद जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है बेटा कि कंपेयर करना है आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 c2 और फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जैसे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन लिखी हुई है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये 3.2 का अपन ने जो क्वेश्चन ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको तुलना करनी, कंपेयर करना है। क्या करना है, इसने क्वेश्चन में लिखा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है, a1 अपॉन a c2, इनको कंपेयर करो और आप ये बताओ कि भाई ये लाइंस कैसी होंगी। यानी हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, सेकंड क्वेश्चन का जैसे फर्स्ट पार्ट है आप मैंने ले लिया है और इसमें क्या कहा है, दो लाइंस आपको दे रखी हैं, ये और ये। अब इसमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बताना। ग्राफ व्राफ नहीं बनाना इसमें, ना ग्राफ वगैरह नहीं बनाना आपको। आपको इसने क्या सोच डेवलप करना चाहता आपके दिमाग में कि आपको जो कल अपन ने बातें की थी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस टाइप की जो चीजें की थी वो आपको कितना आता है, उस चीज के ऊपर अपने को ये बात करवाना चाह रहा है और कह रहा है कि इनको देख के ही, इनके ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करके ही आपको ये बताना है कि ये लाइंस जब ग्राफ बने तो एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के समांतर रहेंगी या एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइडेंट रहेंगी, ये आपको बताना कि एक दूसरे को कट करें, ये बताना। ओके, अब जैसे ये चीज आपके पास है तो सबसे पहले आपको देखो कि ये स्टैंडर्ड रूप में है क्या, इस रूप में क्या, बराबर 0 के आ गया, बराबर 0 के भी आ गया, तो यानी स्टैंडर्ड रूप में आपके दिमाग में पहले ये चीज हो गया, ठीक है साहब। अब आपको देखना है कि भैया अपने को a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये चीज आपको चेक करनी है, तो पहले अपने को वो मान तो मालूम हो। अब यानी इसको फर्स्ट इक्वेशन, अगर इसको मैं सेकंड कह रहा हूं तो ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको अपन ने सेकंड कह दिया। तो अब देखो a1 कितना है, a1 आप बोलते जाओ, फटाफट लिखते जाओ, मैं जब तक यहाँ पे लिख रहा हूं ये b1 और ये c1, फटाफट लिखो, आंसर लिख के होता है a2
ये B2 और ये C2। ये वैल्यूज लिख के बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में मेरे को। इन दो इक्वेशन दे रखी है A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ये फटाफट लिख के बताओ। मैं 5 सेकंड का टाइम है तुम लोगों के पास। 5 सेकंड तो कम हो गए, चलो 10 सेकंड देता हूँ। एक 5 सेकंड इसके लिए, 5 सेकंड इसके लिए। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो A1 यानी x से कोफिशिएंट को, क्योंकि आपको जब A1 होता है क्या यही नहीं मालूम तो क्या से लिखोगे आप। तो x का जो गुणांक होता है, x का जो कोफिशिएंट है उसको A1 कहते हैं। तो यानी A1 कितना 5। y का जो कोफिशिएंट है उसको B1 कहते हैं, तो वो कितना है -4। भी सिंबल बोलना है आपको। और C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी 8। A2 क्या है, x का कोफिशिएंट यानी क्या है आपके पास 7। और ये क्या है +6। और C2 क्या है माइनस का 9। ये आपने लिख दिया। अब आपको देखना क्या है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 निकालते हैं। अब देखो बेटा A1 अपॉन A2 क्या है, A1 बटे A2 8। A1 कितना 5 और A2 कितना 7। ऐसे अब B1 बटे B2 भी निकाल के देख लेते हैं अपन। B1 अपन B2, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6। कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 3 6। तो क्या रहा -2/3। अब यहाँ से C1 बटे C2 निकालने की जरूरत ही नहीं इसमें। क्यों, देखो A1 बटे A2 तो क्या 5/7 आ रहा है, B1 बटे B2 -2/3। ये दोनों बराबर है क्या भाई। इसमें A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना। क्योंकि 5/7 कभी भी -2/3 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो अब यहाँ तक तो अपन पहुंच गए भाई साहब कि आप लोगों ने अपने को ये निकालना था, ये निकाल लिया। अब आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए भाई A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं होते हो, तो क्या क्या बात थी। तब क्या तीन चार चीजें अपन बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, इनके जो हल निकल के आएंगे, एक्स और वाई के मान निकल के आएंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। क्या वर्ड बोलेंगे, अद्वितीय हल हिंदी में, या एक ही हल होगा अद्वितीय हल। ठीक है। और लाइंस कैसी होंगी, दूसरा क्या बोलेंगे, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या क्या बोल देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को कट करेंगी। ये कैसा शेप आएगा, यू शेप आएगा इसके अंदर। और तीसरा आप क्या बोल सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एक शब्द और बेटा काम में अपन लेते हैं इसके लिए, जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो या इंटरसेक्टिंग लाइन हो, लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो, तो आपको एक वर्ड बोलेगा सतत या कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इंग्लिश में तो कंसिस्टेंट और सतत, ये और याद रख लेना, कंसिस्टेंट या सतत। सतत ही बोलते हैं इसको शायद हिंदी में, चेक कर लेना ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के नहीं हो, तो अपन अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन यानी उसका हल जरूर निकलेगा। लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और ये कैसा होगा, सतत होंगी रेखाएं। क्या होंगी, सतत होंगी। यानी ठीक है। तो अब आपको देखो इसी क्वेश्चन में, जैसे इसी का जो आपको थर्ड पार्ट दे रखा है कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, यही A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 को तुलना करो, और तुलना करके आपको बताना कौन सा सतत है और कौन सा असतत है, यानी कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। ये वर्ड कल मैंने नहीं यूज किए थे पर आज यूज कर रहा हूं। तो यानी आपको जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे, उसको क्या बोल सकते हो, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो साथ में। तो आपको जो एग्जाम में आता है ना, वो सिद्ध करने को क्या आता है। अब देखो इसने यहाँ पे क्या कर दिया इस क्वेश्चन में कि तुलनात्मक करना है, तो तुलनात्मक करने के यानी आपने यहाँ तक तो पहुंच जाओगे। अब उसके बाद में वो क्वेश्चन का हेडिंग कैसा होता है, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे, प्रूव दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये शब्द बोल दे। तो आप क्या करोगे भाई, एक दूसरे को काटेंगे तो चेक करने का तरीका क्या है, अपन A1 बटे A2 B1 बटे B2 ये निकाल के देखते हैं। अब ये दोनों बराबर नहीं आए तो कहेंगे कि हाँ, आप एंड में उत्तर क्या लिखोगे आप, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को काटेंगे।
या यूँ पूछ ले वही कि बताइए कि इसके अद्वितीय हल होंगे, तो हाँ भाई a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, इसलिए अद्वितीय हल होंगे। फिर यूँ भी पूछ सकता है इस शब्द को घुमा करके कि सिद्ध कीजिए कि ये कंसिस्टेंट है या सतत है, तो क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, इसलिए सतत भी है। तो यानी इसी को क्वेश्चन बना के बोल सकता है कि सिद्ध करने को आ जाए कि अद्वितीय हल है, तब भी यही काम करना है अपने को। सिद्ध करने को आ जाए इंटरसेक्टिंग लाइन है, तब भी अपने को ऐसे ही काम करना है। और सिद्ध करने को आ जाए ये कंसिस्टेंट है, तब भी अपने को यही काम करना है। आगे बात सुनिए, तो इसका मतलब अब आप लोग बिल्कुल मार्क नहीं खाओगे जब भी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए कि आपको ये निकालना हो या ये सिद्ध करना हो या ये सिद्ध करना हो, तो आपको करने का तरीका क्या होगा, हमेशा ऐसे ही करने का तरीका होगा। और जैसे ही इस कंडीशन में पहुंचोगे तो आप क्या कह दोगे कि ये सिद्ध होती चली जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? इस टाइप से आपको क्वेश्चन लेना है। एक क्वेश्चन अपन वो लेते हैं जैसे इसमें कि सिक्स एक्स माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, और एक इक्वेशन दे रखी है बेटा 2x माइनस वाई प्लस 9। क्या दे रखी है? 2x माइनस वाई प्लस 9, ये आपको दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है। और आपको इसकी भी तुलना करने की बताइए कि इसका नेचर कैसा होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तुलनात्मक आपको दे रखा है। तो वही फटाफट लिख के बताओ। मैं a1 अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं, b1 और ये c1, a2 b2 c2 फटाफट 2 3 4 5। इसके लिए अब 1 2 3 4 5। ओके, a1 कितना बेटा 6, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। b1 कितना है -3, c1 कितना है 10। अब मैं बार बार वर्ड रिपीट नहीं करूंगा। a2 कितना है 2, b2 कितना है -1 और c2 कितना है 9। ठीक है, ये निकाल लिया। अब a1/a2 निकालो। a1/a2 a1/a2 बराबर क्या होगा 6/2, तो ये 2 एकम 2 2 3 6 यानी 3/1। अब b1/b2 निकालो बेटा, तो b1 कितना है -3, b2 क्या है -1, माइनस से माइनस कर गया और 3 एकम 3 यानी वही 3/1 है ना। अब c1/, क्योंकि ये भी बराबर है, c1/c2 भी निकाल के निकले। c1/c2 क्या निकाला, c1 कितना 10 और c2 कितना ये 10/9। तो आप देख लो a1/a2 भी 3/1 यानी 3 आ रहा है, b1/b2 भी 3 आ रहा है, पर c1/c2 10/9 हो रहा है, यानी ये और ये तो बराबर है। तो आपको क्या मिला, a1/a2 बराबर b1/b2, ये मिल गया। यानी 3 बराबर क्या मिल गया आपको 3, ये मिल गया है ये। ठीक है सर, अब जैसे ये मिल गया, अब आपको जो कल मैंने बातें की थी वो बिल्कुल दिमाग में वापस लेके आओ कि जब भी बेटा आपको दो लाइंस में a1/a2 बराबर b1/b2 आ रहा हो, तो अपन क्या कहते हैं, रेखा कि कैसी कैसी होंगी, वापस इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, पहले कितने हल निकलेंगे, तो कोई हल नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। दूसरा, कोई हल नहीं का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दूसरा क्या करेंगी, ये रेखाओं का नेचर कैसा, कैसी बनेगी, ये समांतर बनेगी। कैसी बनेगी, समांतर रेखाएं। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल, ये पैरेलल होंगी। और तीसरा केस जो कल मैंने बात नहीं की थी, जो आज बात कर रहा हूं, जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या असतत, असतत, ये चीज हो गया। अब आपको वापस होके वही, अब आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, जब आपको दे दिया और कह देगा सिद्ध कीजिए कि दी गई रेखाएं का कोई हल नहीं निकलता है, तो आपको चेक तो ऐसे ही करना है बेटा। और जब इस कंडीशन में पहुंच जाओगे तो कह दोगे कि हाँ a1/a2 बराबर b1/b2 आ रहा है, बट c1/c2 के बराबर नहीं, तो अपन क्या कह देंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। आगे बाद में, और सिद्ध कीजिए कि रेखाएं समांतर है, तो समांतर है, तब भी क्या निकला, a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए तो क्या कह देंगे, समांतर है। और सिद्ध कीजिए कि मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट है, असतत है,
तो भी A1/A2 बराबर B1/B2 आ जाए तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये बात समझ में आ गई इन चीजों को, यानी 6 क्वेश्चंस आप इस टाइप से निकाल सकते हो। अगर किसी के दिमाग में अब ये चीजें बैठ गई, अब इसका आकार कैसा होगा, ये किस टाइप के आएंगे ग्राफ के अंदर, ये ऐसे पैरेलल आएंगे। तो कहने का मतलब बेटा, अगर आपके ये चीजें कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में समझ में आ गए तो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन देगा कहाँ से, क्वेश्चन में ये आंकड़े ही तो चेंज कर सकता है, ये अंक ही तो चेंज कर सकता है, और क्या करेगा एक तरीके से, आई बात में। तो बिल्कुल इस चीज को दिमाग में रखो। अब देखो बेटा, एक चीज और, तीसरी चीज मैं जो बात करूँ, तीसरी टाइप की जो रेखा रहती है, मान लिया कि इसको मैंने इसी क्वेश्चन को अपन ने यूं लिख दिया मैंने, ठीक है, ये 15 और 5 कर दिया। अब देखो इसमें A1 बटे ये तो सब आएगा, और C1 कितना हो जाएगा, C1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये लो। इसमें C2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये 15 और ये 5, तो कितना आ गया, 5 या 15, यानी ये भी 3 आ गया। तो आप देख रहे हो इसमें A1/A2 भी 3 आ रहा है, B1/B2 भी 3 आ रहा है, और C1/C2 भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जब ये सभी 3 आ रहे हैं, यानी C1/C2 भी इसी में लिख रहा हूं मैं, तो यानी C1/C2 भी 3 है। जब ये कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन के लिए अब आपको कैसे बात करनी है, पहला, जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आ जाए, तो अनंत हल, क्या वर्ड बोलेंगे, अनंत हल, अनंत हल, बहुत से हल होंगे, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इनको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये यानी जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 हो, तो कैसे होंगे, बहुत से हल होंगे, क्योंकि उसमें मैंने बताया था ना, एक रेखा ये और उसी पे दूसरी रेखा भी उसी पे आ जाए, ये तो हर बिंदु पे टच कर रहे हैं, हर बिंदु पे आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं एक तरीके से, तो अनंत बिंदु होते हैं एक रेखा पे, तो अनंत बिंदु, और सारे बिंदु आपस में टच कर रहे हैं, तो अनंत हल होंगे। क्योंकि देखो काटने वाली में एक ही पे कट करता तो इसी बिंदु का इसको हल कर देता था, अब तो हर बिंदु पे कट कर रही है एक दूसरे को, तो कहने का मतलब अनंत हल होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरा, इसके अंदर इसका शेप कैसा होगा, तो संगामी, जो कल अपने को वर्ड नहीं मिल रहा था हिंदी के अंदर, शायद इसको क्या बोलते हैं, संगामी। संगामी भी वैसे प्रॉपर वर्ड नहीं है, पर देख लेना, यानी एक के ऊपर एक, है ना, इनको बोलते हैं कॉन्साइडेंट, ये कॉन्साइडेंट हो गया, यानी एक के ऊपर एक, यूं। और तीसरा बेटा, इसमें कंसिस्टेंट होगी या सतत होगी, या सतत होगी, तो यानी इसको क्या बोलेंगे, सतत, है ना, डिपेंडेंट सतत, यानी कंसिस्टेंट। तो अब इसके अंदर भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जब क्वेश्चन यूं आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि दी गई रेखाओं के अनंत हल होंगे, अब ये चेक करने को आ जाए, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, A1/B2, B1/B2, C1/C2 ऐसे सारा चेक करना पड़ेगा, करके निकाल के आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा, बहुत ईमानदारी से आप लोगों को ये काम करना है, हरी बात में, इसको बिल्कुल ढंग से इसको कर लेना। देखो आपके 4 नंबर आज की डेट में ही पक्के हो जाएंगे, अगर आपको ये चीज आ गई तो, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना, बिल्कुल। अब स्टेप बाय स्टेप इसमें से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। अब जैसे देखो बेटा, मेरे को यूं करके बताओ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरी इक्वेशन दे रखे 2x प्लस 3y बराबर 12। समझ आ गई बात। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये सब अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, और इसका आंसर निकाल के मुझे बताएंगे। क्या निकाल के बताएंगे, कि इनका व्यवहार कैसा है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, कि ये आपको क्या बताना है, कि ये सतत है, या आप इसको कह दो कि इसके अद्वितीय हल चेक करना आपको, अद्वितीय हल या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या अनेक हल, आपको ये चेक करके बताना फटाफट, ठीक है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, आपको ये चेक करना है केवल इस क्वेश्चन के अंदर
कि आपको मेरे को बता देना कि अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम में बेटा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये आपको चेक करके बताना है। समझ में आ गई बात? आप कैसे चेक करोगे? गलत सही जो भी आएगा पर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखोगे, जैसे वीडियो खत्म हो फटाक से इस क्वेश्चन को पॉज करके निकालना और फटाफट फटाफट मेरे को आंसर लिख के दोगे आप, ठीक है? ओके, अब आगे अपन बढ़ते हैं बेटा कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर कि पहले मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूं बेटा, उसके बाद मैं तुमको हिंदी में क्वेश्चन दूंगा। ये जनरली ये आता है और अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके कंसेप्ट्स भी खुलेंगे। क्या? हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। क्या कह रहा है कि ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 5th नंबर है 3.2 का 5th नंबर का क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, यानी कोई गार्डन बना हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या है कि क्वेश्चन की सोच, क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचना है पहले। यूं नहीं क्वेश्चन को बेटा पढ़ते मैथ्स के अंदर शुरू हो जाते, नहीं, कि पहले आपको वो क्वेश्चन पकड़ में तो आवे कि आपको क्या कहना चाह रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन यानी कोई आयताकार मैदान है, ठीक है, या कोई आयताकार बगीचा है आपके पास में, ठीक है, तो ये आयत बना दिया मैंने, ठीक है। क्या कह रहा है इसने कि इन हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और क्या कह रहा है कि ये जो मैदान दे रखा है, ये जो बगीचा दे रखा है, उसकी जो लेंथ है ना, लंबाई, यानी लंबाई तो ये लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो अब माना क्या मान लिया आपने, 4 मीटर ज्यादा, तो माना लंबाई तो क्या है, माना लंबाई क्या है, x मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी बेटा, चौड़ाई आपने क्या मान ली, y मीटर मान ली, कुछ तो मानेंगे, यानी ये x मान ली और ये y मान ली, y मीटर, यानी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर और विड्थ इज y मीटर, ये आपने मान ली। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन था, आयताकार मैदान था, जिसकी चौड़ाई और जो है वो लंबाई से 4 कम है, या लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई ये दे रखी है, और इसका परिमाप, पैरामीटर क्या है, परिमाप, उसने क्या वर्ड बोला है इसने, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी पैरामीटर यानी परिमाप को क्या दिया हुआ आपको, परिमाप, वो किसका दिया हुआ आपको, पैरामीटर, यानी पैरामीटर, वो कितना दिया हुआ 36। अब ये बताओ मैंने सही लिखा क्या, इसने क्या बोला, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी जो ये आपको आयताकार बगीचा दिया हुआ, आयताकार जो मैदान दिया हुआ है, आयताकार जो बगीचा दिया हुआ है, इसके पैरामीटर का हाफ 36 है, यानी पूरा पैरामीटर 36 नहीं है, ये जो परिमाप जो है ये पूरा 36 नहीं है, परिमाप का आधा 36 है, यानी परिमाप का आधा। परिमाप को, पैरामीटर को अगर मैं p से दिखाऊं तो p/2 बराबर क्या दे रखा है आपको, 36 दे रखा है। ये चीज समझ में आई या नहीं है? जब तक आपको ये चीज पकड़ में, क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तब तक आप हल नहीं कर सकते बेटा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, p बराबर 36, p/2 बराबर 36, कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, यानी जो परिमाप दे रखा है उस मैदान के परिमाप का आधा, वो कितना दे रखा है आपको, 36 दे रखा है, और ये लंबाई मान ली x और ये y मान ली। क्वेश्चन पकड़ में आया है या नहीं आया, पहले तो ये बताओ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज पकड़ में आई है या नहीं आई, जो इसका अर्थ है वो, तो लंबाई x मानी तो x मान ली, चौड़ाई y मानी तो बेटा y मान ली, और परिमाप किसका दे रखा, 36 नहीं दे रखा है इसका, ये परिमाप 36 जो मैंने शब्द लिखा है ये गलत लिखा है यहाँ पे, इसने क्या दिया, क्वेश्चन में जो पढ़ना कि जो परिमाप है उसका भी आधा, तो परिमाप को p से दिखा दिया और उसका आधा यानी 2 से भाग दे दिया। जब परिमाप को 2 से भाग देते हैं तो 36 आता है, ये कहा। तो आप क्या कह सकते हो इसको बेटा, कि जो परिमाप हो गया p बराबर कितना हो गया, 36 दूना 72 मीटर, ये हो गया। तो यानी आपके पास एक ये जानकारी है, एक ये जानकारी है, और एक ये जानकारी है, और कोई जानकारी है क्या, है क्या? देखो इसने क्या कहा है कि ये x को लंबाई माना है और ये y को चौड़ाई माना है, ये दोनों बराबर हैं क्या बेटा? इस क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में
एक्स और वाई दोनों बराबर है क्या? ये लंबाई और चौड़ाई बराबर है क्या? नहीं है ना। क्या दे रखा है? जो लंबाई है वो इस चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अगर मैं इसको बराबर, ये 4 मीटर ज्यादा है, अगर मेरे को इसको बराबर दिखाना पड़ेगा तो इधर भी 4 मीटर जोड़ना पड़ेगा ना, तभी जाके तो बराबर दिखेगा, है ना। अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है क्या? ये लंबाई चौड़ाई बराबर है क्या? ये बड़ी है ना, तो ये तो पहले से बड़ा है, तो इसको बराबर दिखाने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा ना अपने को। तो ये आपने लिखा। अब जब ऐसे लिखा तो अब मैंने क्या कहा था, समीकरण में बदलने के लिए पूरे कचरे को एक तरफ ले लो, यानी ये बराबर 0 के, यानी ये x तो पहले से, अब ये y भी बराबर के उठ के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का y हो गया। ये 4 भी इधर उठ के आया तो क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। और इधर क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 0। तो ये समीकरण नंबर 1। ऐसे समीकरण बनानी है, यानी इससे ज्यादा हार्ड सवाल देंगे ही नहीं। कारण क्या, अब यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में दिया था अपने को समीकरण बनी बनाई मिल रही थी, अब समीकरण बनानी है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर अपने को बात करनी है। अब भाई फिर सर ने तो बोला था कि कभी भी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको कभी भी एक समीकरण नहीं मिलेगी, हमेशा दो समीकरण मिलेगी, यानी जोड़े में मिलेगी। और दूसरी कहाँ से बनाओगे, तो दूसरी अपन को यहाँ से बनाना है। कैसे, देखो इसने क्या दिया हुआ है, P बराबर आपने क्या निकाल लिया, 72 निकाल लिया। अब यहाँ पे आपको छोटी क्लास की बात याद होनी चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप किसका, किसका, आयत का। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता था। तो परिमाप की जगह क्या लिख दिया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप की जगह लिख दिया आपने, है ना। और ये कितना दे रखा आपको, ये 72 दे रखा है। अब लंबाई क्या मान रखी बेटा आपने x, और चौड़ाई क्या मान रखी है आपने y। तो आपने क्या लिखा, ये 2 गुना x प्लस वाई बराबर 72। अब ये 2 क्या होगा, वही इसके नीचे, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 72 बटे हुए 2, यानी 2 एकम 2, यानी वही 36। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 36। और इसको वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0 के रूप में, यानी ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब देखो ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण, 2 समीकरण आ गई, बस 2 समीकरण आ गई। तो यानी ये पहली और ये दूसरी भी लिख दिया आपने, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है, अब इसको हल करना है। अब हल करने के लिए एक तो ग्राफिकल मेथड की ग्राफ बना करके अपने कहाँ कट करें, पर यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जब तक लिखा हुआ नहीं है तो आप किसी भी मेथड से। तो अब इसके अंदर इसको हल करने के लिए अब मैं डायरेक्ट किस चीज पे आ रहा हूँ कि हल करने का एक जो तरीका है, एक विधि दे रखी है जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना। ये कोर्स में आपके है ना, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से इसको अपन हल करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है कि आपने जो 2 समीकरण थी, ठीक है, अब आपको क्या करना, आप चर तो राशियां 2 ही होंगी, वेरिएबल तो 2 ही होंगे, x और y। तो अब आप आपके मन में ये पहले डिसाइड करो कि आपको क्या करना है कि x का या y का मान किसी भी एक समीकरण से उठा करके दूसरे में रखना, सबसे प्रतिस्थापित करना है। यानी या तो नंबर 1 समीकरण चुन लो या नंबर 2 समीकरण चुन लो, नंबर 1 से या तो 2 में रखो या 2 से नंबर 1 में रखो। तो यानी आपको क्या करना है, x का या y का किसी भी एक का मान उठा करके दूसरी समीकरण में रखना है। तो क्या करना, इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं, तो क्या, समीकरण 1 से, अब मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, इसी को लिख रहा हूं, इसी में मैं विधि डाल रहा हूं ताकि आपको चीज पकड़ में आ जाए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या दे रखी, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो x को एक, जिसका भी मान प्रतिस्थापित करना है ना, उसको एक तरफ पटक के रखो, तो यानी x का रखते हैं अपन। तो ये x को तो मैंने इधर ही रहने दिया, तो y इधर चला गया, तो प्लस का y हो गया, माइनस 4 इधर चला प्लस 4, ये मान। अब ये x का मान अपन किस में रखेंगे, समीकरण 1 से, तो ये काम में ले लिया अपन ने। तो इस 1 से ये मान x का निकाल के किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ये रखने पर, अब अपने पास समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई माइनस 36।
आपके पास क्या है समीकरण, तो x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। क्या दे रखी है आपको, माइनस 36 बराबर 0। अब x की जगह क्या लिखना है अपने को, ये प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित कर रहा ना, इसलिए इस विधि को बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो मैं इस जगह लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अब x की जगह क्या लिखूं मैं, ये लिखूं, तो इस x की जगह क्या लिख रहा हूँ, y प्लस 4। इस x की जगह तो y प्लस 4 आ गया। अब ये प्लस का चिन्ह है ना, तो ये वाला प्लस का चिन्ह लगा दिया आपने। फिर क्या लिया हुआ, ये y दिया हुआ है, तो ये y हो गया। फिर माइनस 36 दिया हुआ है, ये बराबर 0। अब देखो बेटा, ये y है और ये भी y है, तो दो जगह क्यों लिखा अपने, एक जगह लिख देता है। एक y और एक y मिलकर के क्या बना, सेम जात के होगा ना, तो जुड़ जाएंगे एक तरीके से। तो यानी क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। अब ये प्लस का 4 और ये माइनस का 36 है, तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा, अंतर निकलेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 32 बराबर 0 हो गया ये। अब 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 32 उधर गया, तो ये 32 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 32 बटे हुए 2, तो 2 एकम 2, ये 16। तो y का मान कितना आया आपके पास, y का मान आ गया 16। यानी 16 तो क्या आ गई इसकी, 16 आ गई इसकी भाई चौड़ाई आ गई, ठीक है। अब इसकी क्या मान, लंबाई भी निकालनी है। अब ये जो y का मान आया, तो वो y का मान चाहे इधर रख दो, तो y की देखो इस वाले में रखूं, तो y की जगह 16 रखूंगा, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। फिर लंबाई 4 ज्यादा है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, y की जगह तो 16 और ये प्लस 4, तो x का मान कितना हो गया बेटा, 20। तो यानी ये लंबाई भी क्या आ गई इसकी, 20 मीटर आ गई। आई बात में ये, तो देखो इन दोनों का अंतर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है एक तरीके से। और पैरामीटर अगर आप निकालोगे, तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे लंबाई की जगह 20 लिखा, चौड़ाई की जगह क्या लिखा आपने, 16 लिखा, है ना। तो ये देखो, तो 20 और 16 कितने हो गए, 36, 36 दूना, ये देखो 2 बाहर है, और ये लंबाई की जगह 20 और चौड़ाई की जगह 16, ये 2, 20 और 16 कितने हो गए, 36, और 36 दूना कितना होता है, 72। देखो 72 सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को 3.2 का जो 5वां क्वेश्चन बेटा, आपको इस टाइप से आपको हल करना है। तो कुल मिला के बेटा बात हल की नहीं, बात ये है कि आप में वो गणितीय सोच, आपको आपकी वो जो मैथमेटिकल जो थॉट है उसको डेवलप करना, बहुत तसल्ली से इसका कहना मानते जाओ, और स्टेप बाय स्टेप आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये निश्चित रूप से आपको ये काम निकाल के देगी और आपको सफलता मिलेगी बिल्कुल। और ये प्रतिस्थापन विधि आपको ये चीज करनी है। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, अब देखो वो करते हैं। 3.3 के क्वेश्चन अपन कुछ लेते हैं। ये बात तो पकड़ में आई ना बेटा, बिल्कुल बेटा, ईमानदारी से आप पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। जितनी आप पढ़ाई करोगे उतना मैं आप लोगों को और अच्छी से अच्छी उस चीज़ को दूंगा कि मेरे बच्चे इंटरेस्ट ले लें। और जब आप इंटरेस्ट लोगे, जब देखना इस जो मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा भी, क्यों, जो मेहनत करेगा उसको तो फल मिलना ही मिलना है, और जो मेहनत नहीं करेगा तो बेटा, मैं तो चाहता हूँ उसको भी फल मिले, परंतु भगवान भी बिना मेहनत करने वाले को फल कभी भी नहीं देता है। तो आपको वर्क तो हार्ड करना ही पड़ेगा, और जब हार्ड वर्क करोगे ना, तो निश्चित रूप से ऐसी वो ईश्वर की भी मजबूरी रहती है कि उसका रिजल्ट आपको देना, आई बात में। पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसमें बेटा कुछ नहीं, ये तो आपके इंटरेस्ट की बात है। जिस चीज़ के लिए इस उम्र में, जिस चीज़ के लिए घर वालों ने अपने को बिल्कुल पूरी छूट दे रखी है कि बेटा पढ़ाई करो, तुमको जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा आप लोगों को दे रहे हैं वो है, और बेटा वो चीज़ तो मांग कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, है ना। और बेटा सब चीज़ों का सोल्यूशन ये, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं आएगा, पढ़ोगे तो सब कुछ आएगा, इसलिए बिल्कुल पढ़ाई करो इतने। अब जैसे देखो बेटा, इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 3.3 का, अपन लें जैसे सेकंड पार्ट है, s माइनस टी बराबर 3 और दे रखा s बटे हुए 2 प्लस टी बटे हुए 2 और ये बराबर 6, ये दे रखा है। पहले तो देखो कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, हाँ है। देखो 1 और 2, s और t तो दो चर हो गए, और ये भी s और t दो चर हो गए, जोड़े के रूप में दे रखा है, बराबर का चिन्ह भी दे रखा है, तो ये रैखिक भी है, समीकरण भी है। और इसको मानक रूप में बदलना हो तो क्या होगा, 3 इधर आएगा तो ये माइनस का 3 बराबर 0, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। तो एक ही बात है, कैसे लिखो इसे।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये बटे हुए में क्या आ गया, वो आ गया, तो मैंने क्या बोला था भाई वहां पे अपन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखो ए। अच्छा चलो अब बताओ फटाफट, इसमें ए का मान क्या पहली वाली समीकरण से बताओ। ए बी मतलब A1 B1 और C1, फटाफट मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है और ऐसे ही मेरे को बेटा A2 B2 और ये C2। इसके लिए ये तो तुरंत अभी लिख के बताओ मेरे को कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 आई बात में, बिल्कुल फटाफट लिख के बताओ। मैं 10 सेकंड आप लोगों को देता हूँ सोच करके ये सामने लिखनी है, और फटाफट कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चा इस समय देख रहा है बेटा तो वो मेरे को लिख के बताओ, और मेरे को आशा है कि वो आपको बताऊंगा, आप खुद ही चेक करना अपने आप को, ठीक है। अब मैं 10 तक गिन रहा हूँ बस, 1 2 ठीक है बेटा, अब 10 हो गया। अब देखना A1, ये तो समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर 2 थी, तो A1 तो क्या हो गया, अब अपने अपने चेक कर लेना, जहां गलती की होगी वो गलती ये चेक कर लेना। जिन जिन का ये आंसर आया है तो वो अपने आप को शाबाशी दे लेना एक तरीके से, है ना। जिन जिन का ये आंसर आया है वो अपने आप को शाबाशी दे लोगे, ठीक है। अब देखो बेटा A1 B1 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, C1 में तुम गलती क्या कर सकते हो, तुमने जल्दबाजी में 3 सीधा लिख दिया हो, पर मैंने क्या बताया था इसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो ये 3 को उधर ले जाओगे तो -3 लिखेंगे और बराबर 0 आएगा, तभी तो -C1 आएगा, ये -3 आएगा ना। तो लोग ये गलती कर सकते थे, तो यानी अब आपको ये गलती नहीं करनी। ऐसे ही A2 में अब दिमाग में आ रहा है ये तो नीचे 2 आ रहा है, ऊपर तो है ही नहीं कुछ, और ये ऊपर कोई 1 लिखेगा कोई 2 लिखेगा। मैंने क्या बोला था, चर राशि से जो भी x से जो भी यानी पहली चर राशि से जो भी चीज गुना हो रही है, जो भी चीज कोफिशिएंट है, तो ऐसे यहाँ पे क्या गुना हो रहा है, ये इस s को आप यूं लिख सकते हो ना बेटा 1/2 गुणा s, एक ही बात है वो, तो यानी s से क्या गुना हो रहा है 1/2 गुना हो रहा है, यानी 1/2 क्या हो गया x का कोफिशिएंट, यानी ये 2 हो गया, ऐसे 1/2 क्या हो गया b2 हो गया, ये 6 वही इधर -6 आ गया, तो ये जिसने भी ये चीजें लिखी हैं तो उसके लिए काम सही हो गया, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपको देखना, पर इसको अपना प्रतिस्थापन विधि से, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो गया, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो देखो बेटा ये पहली इक्वेशन थी, तो अब दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इसको लघुत्तम वगैरह ले लाके अपन थोड़ा सा सेट कर देते हैं, मामला है ना कि ऐसे अजीब सी लग रही है। तो देखो इसी को मैंने क्या लिखा, देखो S/2 + T/2 बराबर 6, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा 2। भाई ऐसे बटे वाली संख्याओं को तो कैसे रेशनल नंबर की फॉर्म में होती है तो कैसे करते हैं, लघुत्तम ही लेते हैं हम। तो ये s का तो s और ये प्लस t का t और ये बराबर 6। अभी नीचे कुछ नहीं है तो बेटा क्या ये मान लो, तो अभी क्रॉस तिर्यक गुना हो गया, वज्र गुना हुआ तो ये निकल जाएगा 6 दूनी 12 और एक ये, तो क्या हो गया s + t है ना, और ये बराबर 12। तो ये एक ये 2 थी, 2 से अपन ने इसको 3 में बना लिया, ठीक है। अब जब अपन को प्रतिस्थापन विधि से इसको अगर हल करना है तो अपन 1 से या तो 3 में मान रखें, किसका रखें, तो समीकरण 1 से, अब देखो समीकरण 1 से क्या s का मान, अब s समीकरण 1 क्या दे कि s - t बराबर 3, तो s बराबर क्या हो गया 3 + t हो गया ना। अब ये मान, अब मेरे t में और इसमें अंतर नजर नहीं आता तुम्हारे को ना प्लस में, अब ये मान किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पे का मान समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण क्या है s + t और बराबर कहाँ गया 12। अब s की जगह क्या लिख दूं बेटा 3 + t लिख दूं, तो ये देखो s की जगह 3 + t बराबर 12। अब ये एक t और एक t मिलकर कितना हो जाएगा 2t, और ये कितना है 12, और 3 उस तरफ गया तो कितना हो जाएगा -3, तो 2t बराबर क्या आ गया आपके पास, यहाँ ऊपर लिख दो, तो 2t बराबर कितना आ गया 9, तो t बराबर कितना आ जाएगा
9/2। तो t का मान कितना आ गया 9/2। अब ये मान किस में रख दो, या तो यहाँ पे रख दो। तो अब ये देखो t, तो s बराबर 3 प्लस ये 9/2। अब वापस, अरे भाई हल कैसे करें, हल क्या करें, जब बटे में आ गई तो क्या लघुत्तम ही लेना। तो कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। तो क्या लिखोगे आप, ये 2 1 2 2 6 और ये क्या जाएगा 9। तो s बराबर क्या आ गया 9 6 15/2। ये s का मान आ गया, वो t का मान आ गया। इस टाइप से आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो तो आपको इस टाइप से आपको हल निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये प्रतिस्थापन विधि आपके दिमाग में बिठा लेना कि इस टाइप से कैसे भी आपको ये चीज चेक करनी है। ठीक है, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपन करते हैं। कैसे, जैसे देखो 3.3 का दूसरा क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है, सॉल्व 2x + 3y 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। पहले तो क्या करना है, इसको हल करना है। किसको, इस समीकरण को आपको हल करना है। और आप वो किसी भी मेथड से कर सकते हो, है ना। तो अपने सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, तो अपन उससे तो पहले इसको हल करेंगे। ठीक है, उसको हल करने के बाद फिर m का माना, फिर क्या कहा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that for which y = mx + 3। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट कैसे कर रहा है बेटा, ये कि पहले तो इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करो। ठीक है, इस समीकरण को हल करो और फिर उसके बाद में m का मान निकालना, फाइंड द वैल्यू, यानी m का मान निकालना है। किसमें, इसमें रख करके m का मान निकालना है। अब बेटा जब इसमें रख के आपको m का मान निकालना है तो m का मान तो निकल, अगर मेरे को x और y के मान मालूम हो जाए तो x और y के मान लिख लूंगा, फिर तो m ही अज्ञात है, m ही अननोन है, m की वैल्यू निकाल देंगे अपन। तो अपनी समस्या क्या हो गई, पहले x और जैसे अपने m का मान तो m तो यहाँ दिया हो तो यहाँ से निकालना शुरू कर। अरे देखा तो 3 तो मतलब मालूम, पर x और y का मतलब ही नहीं मालूम अपने को, मतलब हल ही नहीं मालूम। तो पहले अपने को हल निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों पे आना पड़ेगा, तब जाके m का मान अपना निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज को उद्देश्य से अपने को पहले, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों, तो पहली समीकरण पे क्या लिख दी मैंने, 2x + 3y = 11, ये समीकरण नंबर 1, और एक 2x - 4y = -24, ये समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण आप लोगों ने लिख दी। अब बेटा इसको हल करने के लिए दो विधियां अपन काम में ले सकते हैं। एक तो आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, ठीक है, और एक मैं विधि और बताता हूं आपको, देखो उससे भी कर सकते हैं। वो इससे भी कैसे करोगे, वो x का मान निकाल करके यहाँ पे पुट करना है और आपको काम करना पड़ेगा। जैसे देखो, चलो प्रतिस्थापन विधि से कर दूं, मैं प्रतिस्थापन विधि से करते हैं अपन इसे। अब ये क्या, 2x + 3y = 11 था, x को एक तरफ रखा तो 11, ये 3y इधर चला गया तो -3y हो गया, 3y उधर चला गया ना, -3y, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 - 3y/2। ये x का मान आपके पास आ गया। अब ये x का मान कहाँ रखना है आपको, ये x का मान रखना दूसरी समीकरण में। तो आप क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है साहब। अब रखना शुरू करते हैं अपन। तो दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण आपके पास 2x - 4y = -24। ठीक है बेटा, अब x की जगह तो क्या लिखना, ये लिखना ना, तो ये देखो 2 की जगह तो 2
और ये गुना, और x की जगह आपने ये पूरा तो x की जगह क्या लिखा आपने 11 माइनस 3y और ये बटे हुए 2 और ये ब्रैकेट 1 और ये फिर ये माइनस का चिन्ह ये वाला, ये 4y ऐसे कैसे उतार देंगे और ये माइनस का 24 ऐसे कैसे। अब देखो ये 2 ऊपर है और ये 2 नीचे, ये तो कट गया, तो अब क्या बचा यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 4y और ये माइनस का 24। इतनी बात समझ में आई? बस अब ये माइनस का 3y है और ये माइनस के 4y एक ही जाते हैं, तो ये माइनस के 3 और माइनस के 4 मिलके क्या हो गए माइनस के 7y हो गए। तो आपको क्या हो गया बेटा 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब माइनस 7y बराबर ये माइनस के 24 और ये 11 भी उधर गए तो क्या हो गया माइनस के 11 हो गए। तो माइनस का 7y बराबर क्या हो गया माइनस का 35 हो गया। अब माइनस से तो माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया 35 और ये बटे हुए 7, तो y बराबर क्या हो गया 7 पंजे 35, तो यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, अब y का मान कितना 5 आया, अब उस 5 को कहाँ यहाँ रख दूं मैं। ठीक है, तो y का मान, चलो इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया करेंगे अपन ना, ताकि आपको ध्यान रहे। अब y का मान 3 में रखने पे, अब यहाँ पे क्या लिखोगे y का मान 3 में रखने पर, किस में रख रहे हैं 3 में। 3 क्या है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2 है। अब x बराबर 11 और माइनस y का मान कितना है 5 आया है, तो 5 लिखा बटे 2, तो x बराबर कितना जाएगा 11 माइनस 5 या 15 बटे हुए 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 बटे हुए 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, कटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ का माइनस, तो x का मान कितना गया माइनस का 2। अब आपको क्या क्या चाहिए थे, एक तो y का मान चाहिए था और आपको एक क्या चाहिए था x का मान चाहिए, तो y का मान तो कितना आया 5 आया और x का मान कितना आया माइनस 2 आया। अब आपको ये m का मान निकालना ना बेटा, अब ये मान x और y के मान रखने पे, x व y के मान रखने पर, तो अब देखो समीकरण क्या दे रखी थी आपको y बराबर mx प्लस 3, y की जगह क्या लिख दूं यहाँ पे 5, m की जगह x की जगह क्या लिख दूं माइनस का 2। देखो मैंने यहाँ पे कोष्टक में लगाया था क्योंकि गुणा लिखे आपको ये। अब बेटा ये 3 इस तरफ आया तो क्या जाएगा 5 माइनस का 3 बराबर ये माइनस का 2m हो गया। ये 5 में से 3 गई थी यानी 2, 2 बराबर माइनस का 2m हो गया। तो m बराबर क्या आ गया आपके पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, m बराबर क्या आ गया 2 बटे हुए माइनस का 2, 2 एकम 2, तो क्या आएगा m बराबर क्या आएगा, 1 में माइनस 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस, तो m का मान क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत तरीके से तसल्ली से बेटा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसको समझो आप, आई बात में, तो आपको चीज पकड़ में आएगी कैसे। तो अब मेरे को लगता है कि प्रतिस्थापन विधि आप लोग आसानी से कर सकते हो इस चीज को। और इसके लिए अब आपको बेटा एक चीज है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको क्या दे रहा हूँ 3.3 का, ये होमवर्क में 3.3 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, 3.3 में थर्ड का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है और एक फर्स्ट का आपको फोर्थ क्वेश्चन करना है। 3.3 के फर्स्ट का तो फोर्थ करना है और 3.3 के थर्ड का सेकंड आपको करना है। और एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, और एक फर्स्ट का सिक्स्थ भी करना आपको, ये आपको होमवर्क में करना है। क्या क्या करना है, 3.3 का फर्स्ट का तो फोर्थ और सिक्स और थर्ड का सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है बेटा। और ये चीज पकड़ में आई। अब आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, फिर आप देखो। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में बोल दूंगा पहले, फिर ना उसको मैं हिंदी में बता दूंगा आपको, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ। द टैक्सी चार्जेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3.3 का थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है।
कौन सा कर रहा हूँ 3.3 के थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। क्या कह रहा है देखो, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। अब कोई भी आजकल बड़े बड़े सिटीज के अंदर क्या होता है कि ठीक है अपन गए, हाँ भाई टैक्सी वाले को फोन किया, उसने किया तो क्या होता है वो टैक्सी वाला आने के ही पहले तो पैसे ले लेता आपने, तो एक तो चार्ज फिक्स होता है भाई इतना, तो अगर आपने उसको फ़ोन कर दिया और आपने टैक्सी बुक कर ली तो एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, उसका चार्ज फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद में वो पर किलोमीटर का चार्ज करता है। मतलब कहने का मतलब मान लिया कि आपने आपके घर से आपने बाजार जाने के लिए, मतलब कि बाजार की दूरी अगर 5 किलोमीटर है और आपने बाजार जाने के लिए टैक्सी मंगवाई, तो कह देगा कि भैया आने के 50 रुपये तो मैं लूँगा ही लूँगा, पहले तो आपके घर आने के 50 रुपये तो लेगा ही लेगा, आपको टैक्सी मिल जाएगी। अब वहाँ से पर किलोमीटर यानी 50 तो फिक्स हो गया, अब आप चाहे से जाओ या मत जाओ वो 50 रुपये तो आपको देने देने, उसको तो कह देते हैं फिक्स चार्ज। अब उसके बाद में कहते हैं कि अब हर एक आप कितनी भी दूर ले जाओ, हर 1 किलोमीटर पे 10 रुपये लूँगा, तो आप उसका हिसाब करोगे। जैसे मान लें कि आप 10 किलोमीटर चले गए, मतलब उसको टैक्सी को बुक किया 10 किलोमीटर चला गया, तो 50 तो फिक्स वाले देने हैं आपको। फिर उसके बाद में हर 1 किलोमीटर का 10 रुपये देना है, तो 10 किलोमीटर के कितना है 10 गुना 10, 5 किलोमीटर के कितना 10 गुना 5, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो टोटल कितना दोगे 50 रुपये तो फिक्स वाले, और 10 किलोमीटर के 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये यानी 150 रुपये दोगे कि नहीं दोगे। ये इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है एक तरीके से, इसलिए क्वेश्चन समझना जरूरी। तो देखो क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ए, तो माना कि तो टैक्सी चार्ज जो फिक्स चार्ज है ना, तो माना फिक्स चार्ज कितना है, माना फिक्स चार्ज जो है ना, फिक्स चार्ज कितना है उसका, फिक्स चार्ज कितना हो गया बेटा एक्स रुपीज मान लिया, ठीक, फिक्स चार्ज एक्स रुपीज मान लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि फिर पर किलोमीटर भी कुछ जाता है तो पर किलोमीटर का भी चार्ज ले रहा है, तो पर किलोमीटर चार्ज भी वो भी अपन मान लेते हैं, वो वाई रुपीज मान लेते हैं अपन, और पर किलोमीटर चार्ज, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है उसका, चार्ज कितना है वो अपन मान लेते हैं वाई रुपीज। ये तो फिक्स चार्ज हो गया, ये पर किलोमीटर चार्ज। ये तो मतलब कि अपन ने जैसे उसको बुक किया तो उस पर भाई सबकी डिटेल लिखी हुई आ गई कि भाई इतना तो फिक्स लगेगा और इतना पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। अब आपको बुक करनी तो कल तो आपने बुक कर ली, अब वो आ गया। अब क्या कह रहा है ये, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105। उसने कहा कि आपने किसी को भी बुलाया तो आपको ये कह रहा है कि आपने पहला केस फर्स्ट में तो क्या किया आपने, टोटल डिस्टेंस तो कितनी दूरी तो कितनी तय की, कितनी दूरी तय की आपने 10 किलोमीटर की दूरी, तो 10 किलोमीटर की तय की, और उसको किराया कितना दिया 105 रुपये, किराया कितना दिया 105 रुपये केस फर्स्ट में। और दूसरे केस में केस सेकंड में क्या कह रहा है कि और फॉर ए 15 किलोमीटर पेड 155, और सेकंड केस में क्या किया, दूरी तो आपने तय की है कितनी 15 किलोमीटर, दूरी तो की किया आपने 15 किलोमीटर, और किराया कितना दिया उसको, फेयर कितना दिया उसको 155 रुपये। ये दो केस आपके पास है, ठीक है, दो सवारियां थी, दो अलग अलग जगह गई, तो दूरी तो 10 किलोमीटर तय की और किराया 105 रुपये दिया, और दूरी 15 किलोमीटर तय की तो अब किराया इसको 155 देना पड़ा। अब आपको ये बता रहा है भैया उसका फिक्स चार्ज कितना था, पर किलोमीटर चार्ज कितना था, ये तो आपको दूरी और किराया दे रखा है, आपको ये एक्स और वाई नहीं, उसका फिक्स चार्ज फिक्स रेट कितनी थी और पर किलोमीटर चार्ज कितना था वो निकालना। अब आपको बनानी समीकरण, ठीक है। तो मैंने कैसे बताया था कि बेटा फिक्स चार्ज तो आपका एक्स है, तो यानी इसकी इस वाले की बात करेंगे तो भैया आप जब उसका जोड़ोगे हिसाब किताब करोगे तो एक्स तो देना ही देना है, एक्स रुपये तो देने ही देने ना, तो यानी वो तो आपने फिर उसमें कितना जोड़ना है। अब ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर गया है, अब 1 किलोमीटर का कितना, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना देगा वाई रुपये, तो 10 किलोमीटर का कितने देगा 10 वाई। भाई अगर 1 किलोमीटर का यहाँ पे 5 रुपये लिख देता मैं, तो 10 किलोमीटर का 10 गुना 5 करते ना, अगर यहाँ पे मैं 10 रुपये लिख देता तो 10 गुना 10 करते ना, तो ऐसे ही 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 वाई। अब ये दोनों मिलकर के कितने दिए उसने 105 रुपये फिक्स, और ये पूरी दूरी तय करके कितने दिए 105 रुपये, ये 105 दे दिए उसने। और ऐसे इसको समीकरण क्या दिया एक कह दिया, ऐसे इसके अंदर भी क्या हो गया फिक्स तो कितना वो एक्स तो इसके लिए भी देना है, अब दूरी कितनी है 15, अब तो यानी 15 वाई, अगर आप कितने दे रहा वो 155, ये हो गया दूसरा समीकरण हो गया आपके पास, ये आपके पास 2 हो गया। बस अब इनको वही प्रतिस्थापन विधि से हल करो,
वही x बराबर क्या आ गया, प्रतिस्थापन विधि से x बराबर कितना हो जाएगा 105, और ये 10y उधर गया तो क्या आएगा माइनस का 10y, और इसको क्या कहते हैं समीकरण नंबर 3 कह दूं। अब ये x का मान किसमें, इसमें रख दूं। देखो x का मान क्या लिख देंगे 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y, ये 30x की जगह, ये प्लस की जगह प्लस, और ये 15y की जगह 15y, और ये 155। अब देखो ये माइनस का 10y और ये प्लस के 15y, ये तो प्लस के 5y बच गए ना फिर भी, तो ये प्लस के तो 5y, और ये 155 तो ऐसे के जरिए 105 उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 105 हो गया, तो ये 5y बराबर कितना हो जाएगा 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50/5, तो y का मान कितना आ जाएगा 10, y का मान कितना आ जाएगा 5 दाएं 50 है, y का मान 10। अब ये y का मान यहाँ पे रख लो आप, तो फिक्स चार्ज आ जाएगा, कैसे x बराबर 105 माइनस 10, और y का मान भी कितना है 10, तो 105 10 दाएं 100, तो कितना आ जाएगा 5 रुपये, तो यानी फिक्स चार्ज तो कितना है 5 रुपये, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, यानी फिक्स चार्ज तो उसका कितना 5 रुपये, और फिर पर किलोमीटर का चार्ज कितना है इसका 10 रुपये। ये आपका आंसर देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी करना है आपको, और आपको ये मैंने थर्ड क्वेश्चन का आपको एक पार्ट करना है सिक्स्थ, चलो सिक्स्थ भी मैं करा देता हूँ आपको, है ना, सिक्स्थ भी मैं करा देता हूँ, क्योंकि ये एज वाला है, एज वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं अपने बोर्ड में, तो ये वाला किराए वाला ये चीज समझ में आ गई पूरा, है ना, फेयर कैसे निकालते हैं ये अब अपन देखते हैं। इसका सिक्स देखो, थर्ड का सिक्स देखो क्या कर रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times the age of his son, है ना, हिंदी में यूं समझो आप, थर्ड का 3.3 के थर्ड का सिक्स क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, कि दो लोग हैं, एक तो जैकब है और एक उसका बेटा है, यानी जैकब, एक तो क्या है जैकब है और एक उसका बेटा, दो लोग हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है 3 years hence, sorry 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son, क्या कह रहा है 5 साल बाद, बात तो अभी की कर रहा है, पर अभी वो दोनों प्लानिंग कर रहे थे कुछ बैठे बैठे कि 5 साल बाद जैकब कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की एज जो है उसके बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। अरे 5 साल की तो बात की, अभी वर्तमान की तो माने कुछ एक तरीके से, तो अब यहाँ पे क्या मानना है, दो लोग हैं आपके पास, तो माना, तो हमेशा पहले वर्तमान एज मानोगे, माना वर्तमान एज किसकी, जैकब की, वो कितनी दे रखी x ईयर मान ली, तो बेटे की ऐसे बेटे की कितनी हो जाएगी वो y ईयर मान ली, ठीक है, y ईयर की जगह तुम्हारे वर्ष लिख देता हूं मैं, है ना, नहीं तो y में कहीं काट नहीं दो, y वर्ष और ये y वर्ष, ठीक है। ये तो अभी इनकी क्या मान ली वर्तमान एज मान ली। अब ऐसे सवालों में हमेशा दो केस आएंगे, वर्तमान की तो आपको माननी पड़ेगी, वर्तमान की तो हमेशा दो जनों में तुलनात्मक होती है, और दो जनों में तुलना करनी हो तो हमेशा क्या करो, एक की x मान लो, दूसरे की वर्तमान एज y मान लो। अब बेटा आपको क्या करना होता है, या तो ये पहले की भी बारे में बात करेगा और बाद के बारे में भी बात करेगा, यानी भूतकाल में भी बात करा करेगा, पास्ट में भी बात करेगा, और फ्यूचर में यानी भविष्य में भी बात करेगा। तो इसने क्या किया 5 years hence, यानी 5 साल बाद, ठीक है, तो ये तो वर्तमान एज है ना, तो केस फर्स्ट में क्या है, कौन से 5 साल बाद का केस बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहे हैं 5 साल बाद वाला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 साल बाद अब इनकी एज निकालते हैं, ये तो जैकब की, अब मान लिया जैकब की x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, फटाफट बोलो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, मान लिया आपकी एज इस समय 15 साल है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी एज, 15 में 5 जोड़ोगे कि 5 गुणा करोगे, 15 और 5 20 लिखोगे ना, बस। तो आप मान लें कि इसकी x वर्ष है, तो 5 साल बाद कितनी देगी x + 5 वर्ष, ठीक है।
और इसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज कितनी हो जाएगी, अभी वर्तमान में उसके वाई है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5 वर्ष, ये हो जाएगी। अब ये दोनों की, जैकब की और उसके बेटे की जो एज है ये कौन से 5 साल बाद की एज आ गई, ठीक है। तो ये दोनों बराबर दे रखी हैं क्या, नहीं, इसने कहा है प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार ये x प्लस 5 और ये y प्लस 5 ये बेटा बराबर है क्या, भाई बाप और बेटे 5 साल बाद बराबर उम्र के हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। क्या संबंध दिया है कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है इसके बेटे की एज की 3 गुनी है, 3 गुना बड़ा है एक तरीके से। तो यानी ये बराबर तो नहीं है, यानी बड़ा कौन सा है, ये बाप बड़ा है ना इसका, जैकब बड़ा है ना, तो 3, इसको बराबर करने के लिए, तराजू को बराबर करने के लिए, ये पहले से ही बड़ा है तो इसको बराबर करने के लिए 3 से इधर गुना करना है आपको, ये ध्यान रखना है। ऐसे रटना नहीं है कि इधर करूँ कि इधर करूँ, अपने दिमाग में कंफ्यूजन रहे, इधर गुना करूँ कि इधर गुना करूँ, नहीं, आपको बड़ा ये है तो गुना किधर करना है, इधर करना है, कि 3 गुना बड़ा है तो ये हो गया बस। अब इसको अपने ब्रैकेट हल करो इसको, क्या, ये देखो x प्लस 5 ऐसे कैसे, अब इसको खोला तो 3 को y से गुना किया तो 3y और ये 5 3 15, तो आप क्या हो जाएगा, ये x, ये 3y प्लस 15 और ये गया तो इधर क्या होगा -5, 5 तो गया तो -5, तो x बराबर 3y प्लस 10, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसकी केस सेकंड की। 5 years ago Jacob was the 7 times that of his son। अब कह रहा है केस सेकंड में क्या कर रहा है, केस सेकंड कब की बात कर रहा है, 7 साल पहले की, नहीं 5 साल पहले की, 5 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले की बात कर रहा है। अब देखो बेटा 5 साल पहले जैकब कितने साल का था, ये नहीं, ये जैकब की बात कर लेते हैं हम। भाई वर्तमान में तो उसकी एक्स, मान लें कि इस समय 15 साल है आपकी एज, तो 5 साल पहले आप कितने थे, 15 में से 5 घटाओगे ना, ठीक है। तो ऐसे जब जैकब की अभी कितनी एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी थी, x माइनस 5, ऐसे उसके सन की कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, ये y माइनस 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अब वही x, प्रश्न होता है x माइनस 5 और y माइनस 5 बराबर थोड़ी है, इसने क्या कहा, ये जो है उसका 7 गुना बड़ा था पहले से, तो यानी 7 से गुना कर देंगे, इधर अपने क्या दिक्कत है। तो ये x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ब्रैकेट खोला आपने, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7y और माइनस 35 और ये 5 उधर गया तो प्लस का 5, तो क्या हो जाएगा x बराबर 7y और ये कितना हो जाएगा माइनस का 30। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। बस अब तो आपको हल करना है, या तो इससे x का मान इसमें रख देते हैं या ये, तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पे, 2 में रखने पे, तो अपन रख के देखते हैं। तो x, ये x है ना, चलो पहले यहाँ समीकरण 2 लिख देता हूँ, x बराबर 7y माइनस 30। अब x की जगह क्या लिखूँ मैं, 3y प्लस 10 लिख दूँ, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, इधर लिख देता हूँ 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30, ये हो गया। अब y एक तरफ ले लो और नंबर एक तरफ ले लो, तो ये 10 तो पहले से है, माइनस का 30 इस तरफ ले लेते हैं तो प्लस का 30 हो गया, ये बराबर का चिन्ह है, ये 7y है और ये 3y उधर गया तो माइनस का 3y हो गया। 30 और 10 कितना हो गया 40, और 7 में से 3 गए तो कितना 4y, तो 40 बटे हुए 4 बराबर y, तो y बराबर कितना जाएगा 40 बटे 4 कितना है 10 हो गया, 10 वर्ष। तो इसका मतलब इसके बेटे की एज कितनी है, 10 साल है इस समय, 10 वर्ष। तो पिताजी की एज कितनी हो जाएगी, y का मान कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दो, तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब की निकालने के लिए, जैकब कितना था, x बराबर 3y प्लस 10 दे रखा है ना, तो y की जगह 10 रखो, तो 3 और y की जगह 10, तो गुना 10 प्लस 10, तो x बराबर क्या 10 3 30 और ये प्लस 10 40 और ये x बराबर 40 साल। तो यानी जैकब की एज कितनी आ जाएगी, इसकी एज 40 साल। इस टाइप, तो कहने का मतलब बेटा ये है, अगर इस टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कहना मानोगे तो इस चैप्टर से आपके 4 नंबर फ्री। यानी अगर बेटा किसी ने भी 2 वीडियो ये वाले ढंग से देख लिए तो उसके सारे कंसेप्ट्स
और सारे इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, और बस अब आंकड़े चेंज होंगे, डिजिट्स चेंज होगी, और कुछ भी चेंज नहीं होना, और ईमानदारी से। और कितना टाइम लगता है बेटा, इसलिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करना। जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, आप इसको 4 की जगह आप ये कर देना, है ना। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए आपको एक तो 3.3 का फर्स्ट के 4th और 6th करना है, और थर्ड का 2nd और 5th करना है ना बेटा। ये क्वेश्चंस आप अपने रजिस्टर में करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वीडियो खत्म करते बिल्कुल आप लोगों को ये चीज़ तैयार करनी है, ठीक है ना। और बहुत मन से पढ़ो बेटा। देखो आपको खुद को आनंद आएगा, 3-4-5 दिन बाद जब आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें होने लगेंगी ना, तो आपको खुद आनंद आने लगेगा। देखो अपने फटाक से पॉलिनोमियल, अब जिसने भी पॉलिनोमियल वाले कंप्लीट नहीं किया तो बेटा वो एक्स्ट्रा टाइम दे करके कंप्लीट करो इसको पूरा, है ना। आपको दिन को करना पड़े, रात को जगना पड़े, कैसे करो बेटा, कुछ नहीं। मैंने फिर कह रहा हूँ, आपको कम सोने से कोई ज़्यादा सेहत पे आपके फर्क नहीं पड़ना, परंतु आपके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे एक तरीके से, ठीक है ना बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।